हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है न्यूट्रिशन साइंस पर। न्यूट्रिशन साइंस में हमने क्या देख लिया है? हमने आहार और पोषण के बारे में देख लिया है, हमने कार्बोहाइड्रेट पर चर्चा कर ली है और प्रोटीन हमने समाप्त कर लिया है। तो हमने इन सब पर चर्चा कर लिया है। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे वसा या लिपिड्स। वसा या लिपिड्स क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वसा क्या है। वसा एक कार्बनिक यौगिक है। वसा क्या है? वसा एक कार्बनिक यौगिक है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो वसा क्या है? वसा एक कार्बनिक यौगिक है और यह किससे मिलकर बना होता है? यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। आपको पता है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, लेकिन जो हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन में आपको नाइट्रोजन मिल जाता है। तो जो वसा होता है वो किस-किस से मिलकर बना है? वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अब ये बताइए कि आपको 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती थी और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती थी? तो 1 ग्राम प्रोटीन या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको मिलती थी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती थी। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ पर 1 ग्राम वसा से आपको 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मतलब सर्वाधिक ऊर्जा जो आपको मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है वसा से। यह ईस्टर बंध से जुड़ा होता है। ये किस बॉन्ड से जुड़ा होता है? तो यह ईस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसके पाचक में कौन-सा एंजाइम सहायक होता है या किस एंजाइम के द्वारा इसका पाचक होता है? तो इसका पाचन जो है वो लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। तो यहाँ से आपको क्या-क्या याद रखना है? यहाँ पे जो भी लिखा गया है ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वसा कैसा यौगिक है? तो वसा एक कार्बनिक यौगिक है। यह किस-किस से मिलकर बना होता है? तो यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर आ जाता है आपका यह किस बॉन्ड से जुड़ा होता है? तो यह जो है ईस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है। और पाचन में कौन-सा एंजाइम सहायक होता है? तो वसा के पाचन में लाइपेज एंजाइम सहायक होता है। ये इतनी बातें थी लिपिड्स के बारे में या वसा के बारे में। अब आगे आ जाता है इसका रासायनिक संगठन। वसा का रासायनिक संगठन क्या है? तो वसा का रासायनिक नाम क्या है? ट्राइग्लिसराइड। क्या है इसका वो रासायनिक नाम? तो वसा का रासायनिक नाम होता है ट्राइग्लिसराइड होता है। पाचन क्रिया के बाद वसा टूटकर एक अणु और जो ये आपका वसीय अम्ल होता है वो कितने अणु में टूटता है? ये टूटता है 3 अणु में। तो जब पाचन होता है तो उसके बाद वसा किस किस रूप में टूटता है? तो वसा 1 अणु ग्लिसरॉल का होता है और 3 अणु आपके वसीय अम्ल के होते हैं। अब हम ये जान लेते हैं ये वसीय अम्ल क्या होते हैं। ये तो हमने देख ही लिया कि जो हमारा वसा होता है ये पाचन के बाद 1 अणु जो है ग्लिसरॉल का देता है और 3 अणु वसीय अम्ल का देता है। अब इसमें आ जाता है आपका वसीय अम्ल। वसीय अम्ल क्या होता है? इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यह 2 प्रकार का होता है। जो वसीय अम्ल होता है वह 2 प्रकार का होता है। कौन-कौन सा? एक तो हो जाता है आपका संतृप्त वसीय अम्ल और एक हो जाता है आपका असंतृप्त वसीय अम्ल। अब ये संतृप्त वसीय अम्ल क्या है और असंतृप्त वसीय अम्ल क्या होता है? तो संतृप्त वसीय अम्ल वो होता है जो हाइड्रोजन तथा कार्बन के अणु जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अणु की संख्या पूरी रहती है। यह एक बंध से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? यह एक बंध से जुड़ा होता है, पर्यावरण से प्रभावित होता है। ये जो है ये पर्यावरण से प्रभावित होता है। कमरे का तापमान अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो वसा कैसा रहेगा? वसा ठोस अवस्था में रहेगा। और जो इसमें संतृप्त वसीय अम्ल में कौन-कौन से आ जाते हैं? तो ये आ जाता है आपका ब्यूटारिक अम्ल। ये किसमें पाया जाता है ब्यूटारिक अम्ल? तो यह पाया जाता है आपके मक्खन में। कहाँ पाया जाता है? मक्खन में पाया जाता है। अगला आ जाता है आपका पामीटिक अम्ल। ये पामीटिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है? यह नारियल के तेल में पाया जाता है। स्टीयरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो यह पाया जाता है प्राणिज जगत में पाई जाने वाली वसा में पाया जाता है। तो इसमें से ये आपके लिए संतृप्त और असंतृप्त बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जिसे
जो आपके संतृप्त वसीय अम्ल हैं इसे हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। और जो आपके ये होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? तो एक हमने देख लिया ब्यूटारिक एसिड होते हैं, एक पामिटिक एसिड होते हैं और एक स्टीयरिक एसिड होते हैं। ये कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। आगे है आपका असंतृप्त वसीय अम्ल। असंतृप्त वसीय अम्ल क्या होता है? हाइड्रोजन व कार्बन के अणुओं की संख्या में असमानता होती है। यह द्विबंध से जुड़े होते हैं। और जो हमारे संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं वो कितने बंध से जुड़े होते हैं? वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, मतलब कि एकल बंध से जुड़े होते हैं। कमरे के ताप पर यह 20 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जो तेल होते हैं वो आपके होते हैं अनसैचुरेटेड होते हैं। क्या होते हैं? वो जो है आपके असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। ये जमते नहीं हैं। जैसे अभी हमने देखा जो वसीय अम्ल थे हमारे, मतलब जो हमारे संतृप्त वसीय अम्ल थे, अगर कमरे का टेम्परेचर ये 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो है कैसा कैसा रहेगा? ठोस अवस्था में रहेगा। लेकिन जो हमारा असंतृप्त वसीय अम्ल होता है, अगर कमरे कमरे का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो यह किस अवस्था में पाया जाएगा? यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह जमता नहीं है और हृदय के रोगी को देना चाहिए। ये किसके लिए जो है ये महत्वपूर्ण होता है? मतलब ये तेल किसको दिया जाना चाहिए? ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो हृदय रोगी होते हैं उनको किस प्रकार का वसीय अम्ल दिया जा सकता है, संतृप्त या असंतृप्त? तो आपको यहाँ से याद रखना है कि जो हृदय रोगी होते हैं उन्हें असंतृप्त वसीय अम्ल देना चाहिए। वातावरण से यह अप्रभावित होता है। ये था हमारा असंतृप्त वसीय अम्ल। अब ये जो हमारा असंतृप्त वसीय अम्ल होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन-कौन सा? एक हो जाता है मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल और दूसरा हो जाता है पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल। ये जो हमारा मोनो होता है इसको हम क्या कहते हैं? MUFA, मूफा, मूफा बोलते हैं और पूफा बोलते हैं। तो मूफा का मतलब क्या हो गया? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और जो आपका पूफा हो गया ये मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये हो जाता है आपका मोनो और पॉली। फिर ये मोनो के अंतर्गत कौन-कौन सा आता है ये हमें ध्यान रखना है। तो मोनो में जो होता है आपका, सबसे पहले तो आ जाता है ओलिक अम्ल। ये जो ओलिक अम्ल होता है यह किसमें पाया जाता है? यह तेलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो यह तेलों में पाया जाता है। फिर आपका अगला आ जाता है पाल्मिटोलिक अम्ल। ये क्या होता है? पाल्मिटोलिक अम्ल क्या होता है? तो यह मक्खन तथा बीजों के तेलों में पाया जाता है। और जो ओलिक एसिड होता है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है तेलों में। और पाल्मिटोलिक एसिड जो होता है वो मक्खन और बीजों के तेलों में पाया जाता है। यहाँ से मोनो से आपको ये 2 बातें ध्यान रखनी है। इन दोनों एसिड के बारे में आपको ध्यान रखना है। आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओलिक अम्ल और ये पाल्मिटोलिक अम्ल किस प्रकार के जो हैं वसीय अम्ल हैं, संतृप्त हैं या असंतृप्त हैं, और ये फिर मोनो है या पॉली हैं, किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला आ जाता है आपका पॉली पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल। तो इसमें कौन-कौन सा आ जाता है? इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है लिनोलिक। लिनोलिक जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? यह तेलों में पाया जाता है। फिर अगला आ जाता है आपका एराकिडोनिक। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मांस, मछली, प्राणिज जगत में मिलता है आपको। फिर आ जाता है आपका लिनोलेनिक। ये कहाँ पाया जाता है? अलसी में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। तो आपको यहाँ से क्या-क्या याद रखना है? यहाँ से आपको जो आपका है ये पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल और मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल, इसके जो आपको अम्ल दिए गए हैं वो याद होने चाहिए कि कौन सा पॉली है और कौन सा मोनो है। आगे आ जाता है आपका कुछ आवश्यक वसीय अम्ल भी होते हैं। तो जो आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? आवश्यक वसीय अम्ल में आपका आ जाता है लिनोलिक आ जाता है, लिनोलेनिक आ जाता है और अगला आ जाता है आपका आर्किडोनिक पाया जाता है। तो आर्किडोनिक किसके लिए तो ये आवश्यक होता है? तो बच्चों के लिए आवश्यक होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बच्चों के लिए कौन सा वसीय अम्ल आवश्यक होता है? तो आपको पता होना चाहिए बच्चों के लिए कौन सा आवश्यक है, कौन सा आवश्यक वसीय अम्ल चाहिए, तो वो चाहिए आपको आर्किडोनिक। आर्किडोनिक आपको याद रखना है।
ये था हमारा वसीय अम्ल के बारे में। हमने देख लिया वसीय अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? संतृप्त और असंतृप्त होते हैं। और संतृप्त में कौन-कौन से आ जाते हैं हमने देखा, एक तो देख लिया ब्यूटारिक देख लिया, और फिर कौन-सा देख लिया, एक देख लिया पामीटिक देख लिया, और फिर हमने असंतृप्त में क्या देखा, असंतृप्त में हमने देखा मोनो और पॉली। मोनो में हमने क्या देखा, ओलिक देखा, पाल्मिटोलिक देखा, और पॉली असंतृप्त में क्या देखा हमने, पॉली असंतृप्त में हमने देखा लिनोलिक देखा, एराकिडोनिक देखा और लिनोलेनिक देखा। ये 3 हमने किस में देखा, ये 3 हमने देखा था पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल में देखा था। तो हमारा ये असंतृप्त वसीय अम्ल मतलब कि वसीय अम्ल फैटी एसिड हमने देख लिया कितने प्रकार के होते हैं और किस किस में पाए जाते हैं। अब आ जाता है आपका लिपिड्स का वर्गीकरण। लिपिड्स का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो लिपिड्स का वर्गीकरण आपको 3 प्रकार से किया गया है। लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स भी आप वसा कह सकते हैं या लिपिड्स कह सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको क्या देता है, ग्लिसरॉल देता है और वसीय अम्ल देता है। तो जो ये लिपिड होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, लिपिड हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? पहले तो हो जाता है एक साधारण लिपिड, संयुक्त लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। तो साधारण लिपिड क्या होता है? साधारण लिपिड इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ट्राइग्लिसराइड किसे कहते हैं? तो जो हमारे साधारण लिपिड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। क्योंकि इनमें ग्लिसरॉल का एक अणु व वसीय अम्ल के 3 अणु आपस में मिलते हैं, तो क्या कहलाते हैं? ये साधारण लिपिड कहलाते हैं। जैसे जैसे आपका वसा हो गया, मोम हो गया, ये किस में आते हैं? ये आते हैं आपके साधारण लिपिड में आ जाते हैं। आगे है आपका संयुक्त लिपिड। संयुक्त लिपिड इसमें से जो आपके लिए उदाहरण दिया गया है ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उदाहरण किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो आगे हम देख लेते हैं जो हमारा संयुक्त लिपिड है ये क्या होता है। जब वसीय अम्लों के साथ में कोई एक अन्य कार्बनिक पदार्थ या अवसीय पदार्थ आकर जुड़ जाता है तो उसे कहते हैं संयुक्त लिपिड या यौगिक लिपिड कहते हैं। संयुक्त या लिपिड या यौगिक लिपिड क्या होता है? जब वसीय अम्लों के साथ में कोई एक अन्य कार्बनिक पदार्थ या वसीय अम्ल अवसीय पदार्थ आकर जुड़ जाता है तो उसे हम संयुक्त लिपिड कहते हैं। जैसे जैसे क्या होगा, इसमें से आपसे उदाहरण पूछा जाएगा, ठीक? तो उदाहरण में क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा सल्फोलिपिड हो जाएगा, फास्फोलिपिड हो जाएगा, ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा, लाइपोलिपिड हो जाएगा, मतलब लाइपोप्रोटीन हो जाएगा। अब इसमें से ये तो उदाहरण आपको याद रखना है, लेकिन ये जो लाइपोप्रोटीन होता है इसके बारे में थोड़ा-सा हमें और एक बात ध्यान रखना है। क्या? कि रक्त के प्लाज्मा में फैट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना। ये जो हमारा लाइपोप्रोटीन होता है ये आपसे पूछा जा सकता है कि लाइपोप्रोटीन क्या करता है? तो रक्त के प्लाज्मा में फैट जो होता है हमारा उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है आपका लाइपोप्रोटीन। अब यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं। 3 पॉइंट क्या-क्या हैं? एक है आपका एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल। आपसे पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये याद रखना है। सबसे पहले तो आपको एलडीएल, वीएलडीएल और एचडीएल का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और तीसरा है एचडीएल का मतलब हो गया हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो यहाँ से आपसे ये पूछा गया कि इसमें से गुड एलडीएल कौन सा है? जो एलडीएल है वो 3 है, एक तो है एलडीएल, एक है वीएलडीएल और एक है एचडीएल। तो इनमें से तीनों में आपके लिए कौन सा अच्छा है? तो ये जो एलडीएल है ये आपके लिए बेकार होता है। एलडीएल का मतलब ये जो आपका है ये सबसे बेकार होता है, और सबसे अच्छा क्या होता है? सबसे अच्छा होता है आपके लिए एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये आपके लिए अच्छा होता है। तो यहाँ से गुड और बैड आपको ध्यान रखना है कि इसमें से अच्छा कौन है और बेकार कौन सा है आपके लिए। अब नोट में कुछ बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। जैसे क्या? मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? 120 से 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड से कितना होना चाहिए? 220 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये इतना होना, नो सॉरी, ये कितना होना चाहिए आपका? 120 से 180 mg पर 100 ऑफ ब्लड, ये होना चाहिए आपके कोलेस्ट्रॉल, मतलब मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। और जो 220 से अगर
220 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड है, तो इसका मतलब ये आपके लिए खतरनाक है, इससे कम होना चाहिए। मतलब 120 से 180 तक होना चाहिए, 120 से कम नहीं होना चाहिए और 180 तक चलेगा, 180 तक होना चाहिए। लेकिन अगर 220 हो जाता है तो ये आपके लिए खतरनाक हो जाता है। ठीक, यहाँ से ये पॉइंट आपको याद रखना है क्या, कि एक मानव रक्त मतलब जो स्वस्थ मानव होता है, मानव रक्त में कितना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, तो 120 से 180 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। और कितना खतरनाक हो जाता है, ये खतरनाक वाला तो सबसे ज़्यादा पहले आपके लिए यही ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए, फिर उसके बाद अगर ऊपर दिया गया तो आपको पता ही होगा, खतरनाक हो जाएगा। तो खतरनाक वाला भी याद रखिएगा, अगर 220 mg पर 100 ml है तो वो आपके लिए खतरनाक हो जाता है। ये 2 पॉइंट यहाँ से आपके लिए याद रखना है आपको। अब हम आ जाते हैं व्युत्पन्न वसा जो होती है। व्युत्पन्न वसा क्या है? तो जो ये व्युत्पन्न वसा है या लिपिड है, ये सरल व संयुक्त लिपिड के जल अपघटन द्वारा नए पदार्थों का निर्माण होता है। यह नए पदार्थ ही व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। तो व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन जो होते हैं वो सरल और संयुक्त, जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा, इन दोनों के जल अपघटन के द्वारा जो नया पदार्थ प्राप्त होता है वही आपका हो जाता है व्युत्पन्न प्रोटीन या व्युत्पन्न वसा हो जाता है या लिपिड हो जाता है। अब हमने आपको बताया कि जो भी हम पढ़ रहे हैं इसका जो है हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इसका उदाहरण हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछे जाते हैं। इसकी परिभाषा आपसे कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, बस इसके उदाहरण पूछे जाते हैं। तो जैसे इसमें क्या-क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है आपका वसीय अम्ल आ जाता है और फिर क्या आ जाता है? स्टीरॉल आ जाता है। अब स्टीरॉल क्या है? हम इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो स्टीरॉल जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। कौन-कौन सा? सबसे पहले आपका आ जाता है कोलेस्ट्रॉल और दूसरा आ जाता है अर्गोस्टेरॉल आ जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं, ये आपसे पूछा भी जाता है। तो प्राणिज जगत से प्राप्त होता है। कहाँ से? ये कोलेस्ट्रॉल आपको कहाँ से प्राप्त होता है? ये आपको प्राणिज जगत से प्राप्त होता है। जैसे मांस, मछली, दूध, अंडा, इन सब से आपको क्या प्राप्त होता है? इन सब से आपको जो है कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होता है। सूर्य की परावैंगनिक किरणों के संपर्क में आकर विटामिन डी का निर्माण करते हैं। कौन? ये कोलेस्ट्रॉल जो हैं, ये जब सूर्य की परावैंगनिक किरणों के संपर्क में आते हैं तो विटामिन डी का निर्माण करते हैं। आपको पता है विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में ही होता है। इसके बाद हम विटामिन ही पढ़ने वाले हैं। अगला आ जाता है आपका अर्गोस्टेरॉल। ये क्या होता है? यह हमें वनस्पत जगत से प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होता है? सबसे ज़्यादा खमीर से आपको प्राप्त होता है। तो कोलेस्ट्रॉल और अर्गोस्टेरॉल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं वसा के कार्य। वसा के कौन-कौन से कार्य हैं, इनके कार्यों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसका पहला कार्य क्या हो जाता है? इसका पहला कार्य हो जाता है ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा प्रदान करना कितना? 20 से 25%। ऊर्जा कैसे प्रदान करता है? जो वसा होता है यह बहुत ही ऊर्जा इसके पास होती है। आपको पता है कि 1 ग्राम वसा से आपको कितनी ऊर्जा मिलती है? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जबकि वहीं आप अगर 1 ग्राम कार्बोज लेते हैं या 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो उसमें से कितनी ऊर्जा मिलेगी? उसमें से आपको सिर्फ 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। तो ये क्या होता है? ये काफ़ी ऊर्जा देता है हमको। सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ से मिलती है? वसा में मिलती है। लेकिन जो हम आहार में लेते हैं वो कितना लेते हैं? 20 से 25% ही लेते हैं। इसका अगला कार्य आ जाता है शरीर में ऊर्जा का संग्रह करना। शरीर में ऊर्जा का संग्रह करना, यह शरीर में वसीय ऊतकों के रूप में जमा हो जाता है। कहाँ पे जमा होता है? यह हमारे वसीय ऊतकों में जमा होता है। जब शरीर को किसी अन्य साधन से मतलब जैसे भोजन हो गया, इन सब से शरीर में जो है ऊर्जा नहीं मिलता है, तो जो शरीर में जमा ग्लाइकोजन होता है वो भी खत्म हो जाता है। जब हम भोजन कम लेंगे तो जो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन जमा रहता है वो भी खत्म हो जाता है। तब इन वसीय ऊतकों से हमें ऊर्जा मिलती है। जो हमारे वसा का ऊर्जा होता है, यह कहाँ पर जमा होता है? तो यह हमारे ऊतकों में जमा होता है जब हमारे शरीर को कहीं और से ऊर्जा नहीं मिलता है। और जो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन हमारे शरीर में जो एकत्रित हुआ है वो भी समाप्त हो जाता है। तब आपको कहाँ से ऊर्जा मिलती है? तब आपको वसीय ऊतकों से ऊर्जा मिलती है। भोजन में कार्बोज और प्रोटीन की मात्रा अधिक होने पर वे हमारे शरीर में वसीय तंतुओं के रूप में जो
है जमा हो जाते हैं। इस प्रकार हमें जो है वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है, ये हमें अधिक ऊर्जा देते हैं। फिर अगला आ जाता है आपका शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करना। यह हमारे शरीर को कैसे सुरक्षा प्रदान करता है? तो वसा शरीर में त्वचा के नीचे वसीय ऊतकों के रूप में जमा होते हैं, ये हमने पहले ही देख लिया। यह एक गद्दी की तरह होता है, मतलब बहुत मोटा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपको कभी जैसे शरीर में चोट लग गई, सर्दी, गर्मी, आघात, ये सब किसी भी तरह से जब आपके जो है चोट लगती है, तो ये हमारी जो त्वचा को रक्षा करते हैं, कौन करते हैं? ये हमारे वसीय अम्ल ही करते हैं, जो हमारी वसा होती है। आप अपने चमड़ी को अगर छुएँगे, आप तो इसके नीचे आपको थोड़ा ऐसे कुछ गीला सा पदार्थ दिखेगा। तो ये क्या होता है? ये वसा जमा होता है आपकी चमड़ियों के नीचे। आप देखेंगे जो आपके शरीर में जो भी कोमल अंग होते हैं, उन सब की सुरक्षा ये हमारी वसा ही करती है। अगला आ जाता है आपका शरीर से तापक्रम को नियमित करना। शरीर के तापक्रम को नियमित करता है। वसा हमारे शरीर के तापक्रम को क्या करता है? नियमित और नियंत्रित करने में बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। त्वचा के नीचे जो वसा की परत होती है, वह हमारे शरीर में ताप अवरोधक या ऊष्मा कुचालक होने का काम करती है। और क्या करती है? या अवरोधक के कारण शरीर ताप नियंत्रित रहता है। हमारे शरीर का ताप कौन नियंत्रित करता है? तो वो करता है वसा। अगला आ जाता है आपका प्रोटीन की बचत करना। क्या करना? प्रोटीन की बचत करना। वसा की अनुपस्थित में प्रोटीन ऊर्जा देने का काम करने लगता है, ये हमने प्रोटीन में देखा था। और उसका मुख्य कार्य क्या होता है प्रोटीन का? प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है कि वो हमारे शरीर की टूट-फूट की मरम्मत करे, शरीर का निर्माण करे, जो भी टूट-फूट हुई उनकी मरम्मत करे। तो वसा प्रोटीन की बचत कर उसके मुख्य कार्य करने के लिए उसको स्वतंत्र कर देता है। अगर हमारे पास जो है, अगर प्रोटीन आपको जो है ऊर्जा देने लगेगी, तो उसका जो मुख्य कार्य है, हमने देखा है कि प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? कि जो शरीर की टूट-फूट है, हमारी तंत्रिकाओं की टूट-फूट है या नए कोशिकाओं का निर्माण करना है, वो कौन करता है? वो करता है प्रोटीन। लेकिन अगर आपके शरीर में ऊर्जा की कमी है, वसा की कमी है और आपको कार्बोज से ऊर्जा नहीं मिल पा रही है या वसा से ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, तो प्रोटीन जो है वो आपकी अपना मुख्य कार्य छोड़कर आपको ऊर्जा देने लगेगा। जब ये ऊर्जा देने लगेगा तो टूट-फूट की मरम्मत कौन करेगा? तो वही आपका जो ये है वसा है, ये जो है अपना ऊर्जा देने लगता है। तो इससे क्या होता है? प्रोटीन का जो कार्य होता है, प्रोटीन वो अपना कार्य करने लगता है। फिर आ जाता है वसा में घुलनशील विटामिन के स्रोत। वसा में घुलनशील विटामिन के स्रोत, वे विटामिन जो वसा में घुले होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं? आपको पता होना चाहिए। वो जैसे आपके हो गए ए हो गया, डी हो गया, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये इनकी प्राप्ति के अच्छे स्रोत होते हैं। विटामिन ए आपको कहाँ से मिलता है? घी, मक्खन, दूध, मछली और ये अ, लीवर ऑयल, इन सब में जो है आपको विटामिन ए मिलता है। आपको पता है विटामिन ए जो होता है, वो आपको वानस्पतिक जगत से नहीं प्राप्त होता है, वो आपको प्राणिज जगत से ही प्राप्त होता है। अगला आ जाता है आपका भोजन में स्वाद तथा सुगंध की वृद्धि करना। क्या करना? भोजन में स्वाद और सुगंध की वृद्धि करना, ये कार्य हो जाता है आपका वसा का। तो वसा के कार्य हमने क्या-क्या देखे? एक बार फिर से देख लेते हैं। वसा का कार्य है ऊर्जा प्रदान करना, ये मुख्य कार्य हो जाता है इसका। शरीर में ऊर्जा की संग्रह करना, शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना, शरीर के तापक्रम को नियमित करना और नियंत्रित करना। अगला आ जाता है प्रोटीन की बचत करना, वसा में घुलनशील विटामिन के स्रोत, भोजन में स्वाद तथा सुगंध की वृद्धि करना। अब हम देख लेते हैं कि वसा की कमी के क्या प्रभाव पड़ते हैं। अगर आपके शरीर में वसा की कमी हो गई है, तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? तो इसमें सबसे पहले आपका क्या आ जाता है? फाइनोडर्मा रोग हो जाता है। फाइनोडर्मा रोग क्या है? यह एक प्रकार का चर्म रोग होता है। तो त्वचा की सतह पर चकत्ते बन जाते हैं, उन पर छोटे-छोटे दाने निकल जाते हैं और उस स्थान पर खून आने लगता है। मतलब क्या होगा फाइनोडर्मा में क्या होगा? इसका जो है लक्षण आपको याद रखना है। त्वचा की सतह पर चकत्ते पड़ने लगेंगे, उन पर छोटे-छोटे दाने भी निकल जाएँगे और उस स्थान से जहाँ दाने निकले रहते हैं, वहाँ से खून निकलने लगते हैं और त्वचा कैसी हो जाती है? त्वचा कछुए के त्वचा के समान हो जाती है। ये आपका फाइनोडर्मा का लक्षण होता है। फिर क्या होता है? फिर क्या आपका आ जाता है सामान्य
वृद्धि रुक जाती है। वसा की कमी से आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी हो जाती है और जब आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर का सामान्य वृद्धि और विकास रुक जाएगा। आवश्यक वसीय अम्ल के बारे में हमने पढ़ा था, आवश्यक अमीनो अम्ल के बारे में हमने पढ़ा है। हमने सब कुछ पढ़ लिया है, बस आपको चीज़ें याद करनी है, बार-बार पढ़ना है जिससे आपको याद रहे। हमने पढ़ा है अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 2 प्रकार के होते हैं, एक आवश्यक और एक अनावश्यक। आवश्यक 10 होते हैं, आंशिक रूप से आवश्यक जो होते हैं वो 5 होते हैं और अनावश्यक जो होते हैं वो 5 होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आगे आ जाता है आपका त्वचा का सूखी, खुरदरी व चमकहीन होना। जब आपके शरीर में वसा की कमी हो जाएगी तो आपकी त्वचा खुरदरी हो जाएगी, रूखी-सूखी हो जाएगी, कांतिहीन हो जाएगी, आपकी त्वचा अच्छी नहीं दिखेगी। तो ये थे हमारे वसा की कमी के प्रभाव। अब जब वसा की कमी के इतने प्रभाव हैं तो अगर हमारे शरीर में वसा की अधिकता हो जाएगी तो उसका भी तो प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हमारे शरीर में वसा की अधिकता है तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो सबसे पहले आपका आ जाता है मोटापा बढ़ना। क्या आ जाता है, अगर आपके शरीर में वसा अधिक है तो मोटापा हो जाएगा। जब आप आवश्यकता से अधिक वसा वाले भोजन लेंगे, अधिक उसकी मात्रा को ग्रहण करेंगे, तो जो अत्यधिक मात्रा में जब एडिपोज तंतु अब बनने लगेंगे, इससे क्या होगा, त्वचा के नीचे फेफड़े, हृदय, गुर्दा, ये सब आदि अंग जो होते हैं आपके कोमल अंग तथा शरीर के अन्य स्थानों पर वसा की परत जो है वो जम जाती है। कहीं भी आप देखेंगे, अगर आप जो है, सबसे पहले तो आपको पेट से ही दिखाई देगा। अगर आप मोटापा आपको बढ़ रहा है तो कहाँ दिखाई देगा, तो वो दिखाई देगा सबसे पहले आपको पेट से ही दिखाई देने लगेगा। तो जो आपकी त्वचा है, फेफड़े हैं, हृदय हैं, गुर्दे हैं, यकृत हैं, आपके जो भी कोमल अंग है, शरीर के जितने भी तंतु हैं आपके, वहाँ सब क्या होगी, वहाँ पे वसा की परत जमने लगेगी। वसा की परत जमने से मोटापा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, ये मोटापा बढ़ने से आपका क्या हो जाएगा, आपको यहाँ ये याद रखना है कि जब आपको ये अधिकता का प्रभाव देख रहे हैं, तो अगर आपको मोटापा बढ़ रहा है तो ये बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि हमने अभी यहाँ क्या देखा, वसा की अधिकता से। तो इसको घटाने के लिए, इसको कम करने के लिए क्या करना है आपको, बस वसा की मात्रा यहाँ पर कम कर देनी है। ठीक, आगे क्या है, हृदय संबंधी रोग हो जाता है। हृदय संबंधी रोगियों के लिए तो वसा बिल्कुल मना कर देना चाहिए। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने से जो रक्त धमनियाँ होती हैं उनके अंदर जमने लगता है। ये जो हमारी रक्त धमनियाँ ऐसे होती हैं, जब आप जो है वसा अधिक लेंगे तो यहाँ पे ये जमने लगेंगी। इससे क्या होगा, इससे रक्त प्रवाह नहीं होगा। इससे क्या होगा, रक्त वाहिनियाँ सिकुड़ने लगेंगी, जिससे रक्त दाब जो है वो बढ़ जाएगा। रक्त दाब का बढ़ने से रक्त संचरण पर भी प्रभाव पड़ता है। और आपको पता है कि कितना होना चाहिए आपका रक्तदाब, तो 100 रक्त में 120 से 160 mg पर 100 ml के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। जो हमारा रक्त है उसमें कितना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, तो 120 से 160, ये आपको याद रखना है। 120 से 160 mg पर 100 ml जो है आपका कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। इसकी अधिक मात्रा से हृदय गति रुक भी जाती है, व्यक्ति मर भी जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्या हो जाता है, आपका तीसरा जो हो जाता है वो आपका हो जाता है मधुमेह। मधुमेह में क्या होता है, मधुमेह में जो मोटे लोग होते हैं, मोटे लोगों को मधुमेह होने की अधिक संभावना हो जाती है। वो अधिक तला हुआ भोजन मधुमेह के कारण बन जाते हैं। जब आप ज़्यादा तला भुना चीज़ खाने लगते हैं तो उससे आप क्या हो जाते हैं, मधुमेह के शिकार हो जाते हैं। मोटापे के कारण गुर्दे के चारों ओर जो जमा वसा की मोटी परत होती है, वो गुर्दे काम करना भी बंद कर देते हैं। गुर्दों के चारों तरफ जब वसा जम जाएगी तो गुर्दे अपना काम करने बंद कर देंगे, जिससे शरीर से जो गुर्दा द्वारा निकलने वाला जो आपका पदार्थ होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है। ये मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। तो आपको क्या करना है, मधुमेह ना हो इसके लिए आपको जो है अपने भोजन में वसा की कमी रखना है। ठीक, और क्या है, ये अपना है ये आपने जब वसा अधिक लिया तो उससे आपको क्या हानियाँ हुई, ये आपने देख लिया। एक तो मोटापा देख लिया, हृदय संबंधी रोग देख लिया, और क्या देख लिया, मधुमेह देख लिया। अब मोटापा दूर करने के लिए वही हमने बताया कि भोजन में आपको वसा की मात्रा सबसे पहले कम कर देनी है। ऐसे भोज्य पदार्थों को आप खाएंगे जिसमें वसा की मात्रा कम हो। घी, तेल, ये सब बहुत कम लेना चाहिए। ये सब अधिक लेने से ना शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल अधिक बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तब आपको मोटापा भी
चढ़ने लगेगा और जो है आपको हृदय संबंधी रोग भी हो जाएगा, मधुमेह भी हो जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको वसा वाली चीज़ें कम से कम यूज़ करनी है, ठीक? और हमने देखा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो मधुमेह के रोगी होते हैं, उन्हें किस प्रकार का वसीय अम्ल देना चाहिए? तो असंतृप्त देना चाहिए कि संतृप्त देना चाहिए? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर अब हम कुछ फैक्ट टर्म देख लेते हैं, जो हमारे वसा में कुछ टर्म यूज़ किए जाते हैं, वो कौन से होते हैं? तो एक सबसे पहले आ जाता है आपका रैंसिड वसा। रैंसिड वसा का अर्थ क्या हो जाता है कि तेल को बार-बार गर्म करने से अल्कोहल के अणु आ जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रैंसिड वसा कहते हैं। ये जो यहाँ पे टर्म लिखे गए हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएँगे आगे, तो इसलिए आपको ये टर्म याद होने चाहिए। आपको हर टॉपिक में कुछ न कुछ ऐसे टर्म मिलेंगे जो आपको ध्यान में रखने हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रैंसिड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि रैंसिड वसा कौन-सी है? तो तेल को जब आप बार-बार गर्म करते हैं, तो उसमें अल्कोहलिक अणु आ जाते हैं। तो वो कौन-सा तेल होता है, कौन-सा वसा होता है वो आपका? वो रैंसिड वसा हो जाता है। फिर आपका आ जाता है एक्रोलिन। एक्रोलिन क्या होता है? तो एक्रोलिन तेल को गर्म करने पर निकलने वाला धुआँ। आपने कभी देखा होगा, कभी क्या अक्सर देखे होंगे, मान लीजिए आपने गैस जलाया और कढ़ाई को रख दिया तेल डालकर। आप भूल गए कुछ करने लगे, देखिए उसमें अचानक से मतलब जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसमें से धुआँ-सा निकलने लगता है। जो वो धुआँ निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं एक्रोलिन बोलते हैं। फिर रिफाइंड ऑयल का क्या होता है? रिफाइंड ऑयल जो होता है वो भूसी पर क्रिया करके बनाया जाता है। आपका फिर आ जाता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का अर्थ क्या हो जाता है? बर्तन पर तेल फैलाना। आपने देखा होगा कभी आप जब कुछ ऐसे बनाते हैं, तो उस आप बर्तन के चारों तरफ क्या करते हैं? बर्तन के चारों तरफ आप तेल लगा देते हैं। मान लीजिए आपका कोई बर्तन है, तो आपको अगर इसमें कुछ रखना है ऐसा कि जो थाली में चिपके ना, तो आप क्या करते हैं? तो आप ऐसे पूरे में तेल लगा देते हैं या आप कुछ भी लगा देते हैं, कोई भी वसा लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है आपका? वो हो जाता है आपका प्लास्टिसिटी हो जाता है। अगला आ जाता है आपका हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का अर्थ क्या होता है? तो हाइड्रोजनीकरण का अर्थ होता है ना जमने वाले तेल को जमने वाला बनाना। जो जमने वाला तेल नहीं होता है उसको जमने वाला तेल बनाना। ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका हाइड्रोजनीकरण। फिर अगला आपका आ जाता है शॉर्टनिंग फैट। ये क्या होता है? इसका अर्थ होता है मोयन देना, ठीक? फिर आ जाता है आपका इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या हो जाता है? तो इसका मतलब हो जाता है पानी और फैट को मिलाना। जब आप फैट को और पानी को आपस में मिलाते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है? उसी उसी क्रिया को हम क्या कह देते हैं? इमल्सिफिकेशन कह देते हैं। फिर अगला जो होता है आपका, वो है आपका ट्रांस फैट। ट्रांस फैट क्या है? तो ये हार्ट के मरीज़ होते हैं, बीपी के मरीज़ होते हैं, ये उनके लिए नुकसानदेह होता है। जो ट्रांस फैट होता है वो किसके लिए नुकसानदेह होता है? तो हार्ट के मरीज़ों के लिए और बीपी के लिए जो है नुकसानदेह होता है, ठीक? ये हमने जो टर्म देखे ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब फिर आ जाता है आपका काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स क्या होता है? तो ये होते हैं रक्त में उपस्थित वसा के अणु जो होते हैं। फिर आ जाता है आपका साबुनीकरण। साबुनीकरण क्या है? वसा पर क्षार से अभिक्रिया करना। ये हो जाता है आपका साबुनीकरण हो जाता है। हमने लगभग 10 टर्म देखे हैं जो आपको याद होने चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व के बारे में हमने पहले भी चर्चा किया है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कुछ आपके होते हैं माइक्रो और कुछ होते हैं माइक्रो। मैक्रो में कौन से आ जाते हैं? जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। वो कौन से होते हैं? मतलब मैक्रो का अर्थ हो जाता है जिसे हमें अधिक मात्रा में लेना होता है। वो कौन-कौन सा होता है? वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये तीनों को हमें आहार में अधिक मात्रा में लेते हैं हम। और जो माइक्रो होते हैं इन्हें हम बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में लेना होता है। तो ये कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके विटामिन और होते हैं मिनरल्स। ये हमें थोड़े ही लेने होते हैं लेकिन ये हमारे लिए आवश्यक होते हैं। ये अगर आपको कार्बोहाइड्रेट आपने देखा कितना लेना होता है, हमारे आहार में कितना होता है, तो हमारे आहार में जो ये होता है
55 से 65% तक होता है और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, सॉरी, ये जो फैट होता है ये कितना होता है, ये हमारे आहार में 20 से 25% होता है। लेकिन ये जो हम विटामिन और मिनरल लेंगे ये बहुत ही थोड़ी मात्रा में लेंगे। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है माइक्रो और माइक्रो में, ठीक? तो इसमें सूक्ष्म मात्रिक और अत्यधिक मात्रिक वाला पूछा जा सकता है। तो जो अधिक मात्रा में लेना होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आ जाता है, और जिसे हम सूक्ष्म मात्रा में लेते हैं, कम लेते हैं, वो होता है हमारा विटामिन और मिनरल होता है। ठीक? तो ये हमारे आज हमने पूरा फैट अपना समाप्त कर लिया। कल से हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन के बारे में। कल हमने पीवाईक्यू किया था 2011 का, और लास्ट में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसे आपको सॉल्व करना है। अब ज़रा बताइएगा कितने लोगों ने उसे कमेंट करके बताया है। मैंने उसमें आपको सब कुछ बता दिया था कैसे करना है, क्या करना है, बस आपको ऐड करके कमेंट सेक्शन में आपको वो अमाउंट बता देनी है कितना ऊर्जा आपको मिला है। लेकिन इतना भी काम आप लोगों से नहीं हुआ। ठीक? फिर अब चलिए, अब कल से हम देखेंगे अपना विटामिन के बारे में। अगर अब भी आप लोग को लगता है कि हाँ, उसका आंसर देना चाहिए, तो आप एक बार जाइए और लास्ट क्वेश्चन जो है उसको देखिए, और मैंने उसको बताया है कि कैसे करना है। आप लोग एक बार उसको करके और उसको ऐड करके कमेंट में कर दीजिएगा कि आंसर आपका कितना आया है। चलिए फिर, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।